हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एचटीईटी पीआरटी का थर्ड पार्ट, जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके जो 2 पार्ट है वो पहले ही हम बना चुके हैं, उसमें भी आपको 50-50 क्वेश्चन हमने दिए थे। वैसे ही यहाँ पर भी आपके लिए हम 50 क्वेश्चन आगे वाले लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, अनुज का विलोम शब्द है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि अनुज का विलोम शब्द क्या है। मनुज, अग्रज, कनिष्ठ या वरिष्ठ। तो अनुज का विलोम शब्द होगा अग्रज। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनुज का मतलब होता है छोटा और अग्रज का मतलब होता है बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वहाँ युग्म है जिसमें परस्पर विलोम शब्द नहीं है। तो चलिए देखते हैं। नाश, विनाश, खंडन, मंडन, सम, विषम, संयोग, वियोग। तो वहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा नाश, विनाश। नाश विनाश आपस में विलोम शब्द नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा युग्म है जिसमें परस्पर विलोम शब्द नहीं है। उचित, अनुचित, कुख्यात, विख्यात, शुद्ध, विशुद्ध या आगत, विगत। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। शुद्ध विशुद्ध आपस में क्या नहीं है, विलोम शब्द नहीं है। बाकी उचित का अनुचित हो जाएगा, कुख्यात का विख्यात हो जाएगा और आगत का विगत विलोम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है। जी यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा शब्द है जो केस का पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए देखते हैं। कुंतल, कच, सिरोरू या सरोरू। तो वहाँ शब्द हो जाएगा हमारा सरोरूह। सरोरूह केस का पर्यायवाची नहीं है। बाकी कुंतल, कच, सिरोरू ये सभी केस के पर्यायवाची शब्द है और सरोरूह हो जाएगा हमारा तरु का पर्यायवाची शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो धनुष का पर्यायवाची नहीं है। विसिक, कोदंड, चाप या सरासन। तो वहाँ शब्द हो जाएगा हमारा विसिक, क्योंकि विसिक काय का पर्यायवाची है, विसिक बाण का पर्यायवाची होगा। बाकी कोदंड, चाप, सरासन ये सभी धनुष के पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्द आपस में पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए देखते हैं। धनुष, कोदंड, विसिक, पर्वत, शैल, अद्री, पत्थर, पाषाण, अस्म, खग, विहग या नवचर। तो वहाँ विकल्प हो जाएगा हमारा धनुष, कोदंड, विसिक। ये तीनों आपस में पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि विसिक बाण का पर्यायवाची होगा। बाकी धनुष, कोदंड आपस में पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है। जी यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्द आपस में पर्यायवाची है। तो चलिए देखते हैं। अग्नि, वाणी, अनिल, पाषाण, अस्म, उत्पल, व्योम, नभ, अंबर, पयोधर, उरोज, सरोज। तो वहाँ विकल्प हो जाएगा हमारा व्योम, नभ, अंबर। ये सभी आकाश के पर्यायवाची शब्द है। बाकी तीनों ऑप्शन में सभी शब्द आपस में पर्यायवाची नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे भी पूछा गया है कि वहाँ कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द आपस में पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए देखते हैं। गलत, असुचि, लुप्त, व्याल, उरग, पन्नग, रजनी, यामिनी, निशी, रश्मि, अंशु, मयूख। तो वहाँ विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। गलत, असुचि, लुप्त आपस में पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि यहाँ तीनों अलग अलग अर्थ को दर्शाते हैं। गलत यानी किसी चीज़ का गलत होना, असुचि यानी अशुद्ध होना, लुप्त यानी गायब हो जाना किसी चीज़ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। जी यहाँ पे आपको बताना है कि वहाँ कौन सा शब्द है जो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि वह शब्द कौन सा है जो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। इंदिरा, कमला, रमा, इला। तो वहाँ शब्द हो जाएगा हमारा इला, क्योंकि इला पृथ्वी का पर्यायवाची होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मुहावरा नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से मुहावरा कौन सा नहीं है। अंग लगना, अंगारे उगलना, अंध भला तो सब भला या अंग अंग फड़कना। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, अंत भला तो सब भला। यहाँ एक लोकोक्ति है, ना कि मुहावरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है। यहाँ पे पूछा गया है कि वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना आशय वाली लोकोक्ति कौन सी है। ऊँट के मुंह में जीरा, ऊंची दुकान, फीके पकवान, एक अनार 100 बीमार, आधा तीतर आधा बटेर। तो आंसर हो जाएगा हमारा एक अनार 100 बीमार। यहाँ पे एक अनार के लिए 100 बीमार हो रहे हैं, यानी वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि घास काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कुछ भी असर ना होना, कठिनता पूर्वक कार्य करना, गैर जिम्मेदार होना,
गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। तो आंसर हो जाएगा हमारा गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। घास काटने का अर्थ होगा, घास काटने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी के सामने रिक्त स्थान मेरी आदत नहीं है, रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरा क्या है? जी हाँ, यहाँ पे आपके सामने 4 मुहावरे दिए गए हैं, आपको रिक्त स्थान के हिसाब से यहाँ पे चूज करना है। नाकू चने चबाना, अंगारों पर रखना, हाथ फैलाना, पत्थर की लकीर खींचना। तो किसी के सामने हाथ फैलाना यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थ है। जी यहाँ पे पूछा गया है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? उंगली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए, कभी उंगली से घी नहीं निकालना चाहिए, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, घी हमेशा चम्मच से निकालना चाहिए। तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा हमारा बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? जी हाँ, यहाँ आपके सामने 4 लोकोक्ति दी गई है, इनमें से आपको बताना है कि वह कौन सी लोकोक्ति है जिसका भावार्थ सुसंगत नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थुटन का फल मिल सकता है। आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी बिल्कुल अनपढ़ होना। आंख के अंधे नाम नयनसुख, यानी दृष्टिबाधित को अपना नाम सोच विचार कर ही रखना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, क्योंकि आंख के अंधे नाम नयनसुख का अर्थ होता है गुण के विपरीत नाम का होना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें सरल वाक्य कौन सा है? जी हाँ, आपको बताना है इनमें सरल वाक्य कौन सा है। उसने राम और श्याम को जाते हुए देखा, मोहन आया और खाना खाकर सो गया, जब गर्मी पड़ती है तब फसल पकती है, जब वहाँ जाएगा तब सोहन आएगा। तो सरल वाक्य हो जाएगा हमारा उसने राम और श्याम को जाते हुए देखा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? जी हाँ, आपको बताना है इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। राम और श्याम मिलकर पढ़ते हैं, इस बार अच्छी बरसात हुई है, मैं आगे बढ़ गया और वहाँ पीछे रह गया, कर्मचारियों का आंदोलन 3 दिन से चल रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा मैं आगे बढ़ गया और वहाँ पीछे रह गया, यहाँ हमारा संयुक्त वाक्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया, मैं जानता हूँ कि वहाँ घर चला गया है। 2 लड़के सामने वाले कमरे में व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, 4 कमरों के इस मकान में वहाँ अकेला रहता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा मैं जानता हूँ कि वहाँ घर चला गया, यहाँ मिश्र वाक्य हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें आज्ञार्थक वाक्य कौन सा है? जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें आज्ञार्थक वाक्य कौन सा है। भारत एक महान देश है, वह अपना काम पूरा नहीं कर पाया, उसने सबको आमंत्रित किया होगा, आपको यहाँ कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा आपको यहाँ कार्य तुरंत कर लेना चाहिए, यहाँ हमारा आज्ञार्थक वाक्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है। ढा, ठा, टा या फा। तो आंसर हो जाएगा हमारा टा। टा क्या है? टा हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें नासिक की व्यंजन कौन सा है? जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से नासिक की व्यंजन कौन सा है जो नाक से मतलब बोला जाता है। माँ, पा, या ई। तो आंसर हो जाएगा हमारा माँ। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा माँ, नासिक की व्यंजन के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है? जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्वर है जो दीर्घ है। छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि या बड़ा। तो आंसर हो जाएगा हमारा बड़ा। बड़ा क्या हो जाएगा हमारा? दीर्घ स्वर होगा। बाकी तीनों जो है वो क्या है? हमारे लघु स्वर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें उच्चिप्त व्यंजन कौन सा है? जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें उच्चिप्त व्यंजन कौन सा है। ला, डा, रा या फा। तो उच्चिप्त व्यंजन हो जाएगा हमारा डा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। डा और ढा काय में आते हैं? उच्चिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है। टा, जा, का या वा। तो आंसर हो जाएगा हमारा जा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। जा क्या है? जा तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें भाववाच्य संज्ञा है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से भाववाच्य संज्ञा है कौन सी है। बालक, सुंदर, बचपन या 55।
तो जो बचपन है ये क्या हो जाएगी, हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम नहीं जाता है वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तित रूप होगा। क्या क्या पूछा गया है यहाँ पे, राम नहीं जाता है वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तित रूप क्या होगा। राम को नहीं जाना है, राम जाता ही नहीं है, राम से जाया नहीं जाता है, राम नहीं जाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा राम से जाया नहीं जाता। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। राम नहीं जाता है को भाववाच्य में अगर हम परिवर्तित करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा राम से जाया नहीं जाता, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि वहाँ कौन सा विकल्प है जिनमें सभी जातिवाचक संज्ञा है। भारत, रामायण, मोहन, पुस्तक, पहाड़, नदी, जयपुर, लड़की, बुढ़ापा, गंगा, हिमालय, मनुष्य। तो आंसर हो जाएगा हमारा पुस्तक, पहाड़, नदी। ये तीनों क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि वहाँ कौन सा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठास, शिष्टता, महात्म्य, राष्ट्रीयता, देवत्व, माधुर्य, नम्रता, दासता, व्यवहारिक, दानव, मनुष्य, ब्राह्मण। तो आंसर हो जाएगा हमारा दानव, मनुष्य, ब्राह्मण। ये तीनों क्या है, यहाँ भाववाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि वहाँ कौन सा शब्द है जिसका संधि विच्छेद सही नहीं है। महामात्य, भयाक्रांत, स्नेहाविष्ट या कंटका किरण। तो आंसर हो जाएगा हमारा महामात्य। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि धन अमात्य नहीं होगा यहाँ पर। महामात्य को अगर हम तोड़ेंगे तो महाधन अमात्य होगा, छोटा यहाँ पर आएगा, इसलिए यहाँ पर इसका संधि विच्छेद सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द की संधि गलत है। जी हाँ, आपको बताना है कि वह कौन सा शब्द है जिसकी संधि गलत है। अतएव, ममेतर, अक्षोहिणी या नवोड़ा। तो आंसर हो जाएगा हमारा नवोड़ा। नव धन उड़ा बराबर होता है नवोड़ा, उसमें ओ की मात्रा आएगी, औ की नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द की संधि सही नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि वह कौन सा शब्द है जिसकी संधि सही नहीं है। शतधर्म, शतनारी, महोदय या वर्ष ऋतु। तो आंसर हो जाएगा हमारा शतनारी। शतधन नारी बराबर शतनारी होता है, डबल ना यहाँ पर आएंगे, आधा ना और फिर पूरा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द की संधि नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि वहाँ कौन सा शब्द है जिसकी संधि नहीं है। अध्यादेश, अभ्यागत, अध्याधीन या अभ्यर्थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा अध्याधीन। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अधि प्लस अधीन को मिलाकर कोई नया शब्द नहीं बना है। यहाँ पर अधि उपसर्ग के बाद अधीन जोड़ने पर अध्याधीन बना है, इसलिए इसमें संधि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द की संधि सही है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि वहाँ कौन सा शब्द है जिसकी संधि सही है। रमेश, उत्तरायण, ध्वन्यार्थ या पित्राज्ञा। तो आंसर हो जाएगा हमारा रमेश। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। राम प्लस ईज बराबर होता है रमेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह होगा। जी हाँ, आपको बताना है कि मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह क्या होगा। मुनि है जो श्रेष्ठ, मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है जो, मुनियों में श्रेष्ठ या मुनियों का श्रेष्ठ। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, मुनियों में श्रेष्ठ। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा मुनि श्रेष्ठ का सबसे उचित जो समास विग्रह होगा वहाँ क्या होगा, मुनियों में श्रेष्ठ, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द का समास विग्रह सही है। जी हाँ, यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सभी का आपको समास विग्रह दिया गया है। इसमें से आपको बताना है कि वहाँ कौन सा शब्द है जिसका समास विग्रह सही है। महापुरुष, सत्याग्रह, विद्यालय या वनवासा। तो आंसर हो जाएगा हमारा विद्यालय। विद्यालय का समास विग्रह क्या होगा, विद्या के लिए आलय। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है। जी हाँ, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है। लंबा है उदर जिसका बराबर गणेश, चक्र को धारण करने वाला वह चक्रधर, मन से गढ़ा हुआ मनगढ़ंत, क्रम के अनुसार यथाक्रम। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, लंबा है उदर जिसका, यानी लंबोदर। लंबोदर भी भगवान गणेश का ही नाम है, लेकिन यहाँ पे जो सामासिक पद है उसका जो उचित आंसर होगा वो क्या होगा, लंबोदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक्ति के अनुसार का सामासिक पद है। जी हाँ, यहाँ पे बताना है आपको कि शक्ति के अनुसार का सामासिक पद क्या बनेगा। शक्तिमान, शक्तिपुंज, शक्तिशाली या यथाशक्ति। तो आंसर हो जाएगा हमारा
यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार का सामासिक पद बनेगा, वहाँ हो जाएगा हमारा यथाशक्ति। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? मन से चाहा, मनचाहा, रसोई के लिए घर, रसोई घर, देश के लिए प्रेम, देशभक्ति, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। तो आंसर हो जाएगा हमारा देश के लिए प्रेम, क्योंकि इसमें जो सामासिक पद बनेगा वहाँ बनेगा देश के लिए प्रेम यानी देश प्रेम, और यहाँ पर क्या दिया गया है? देशभक्ति, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन रूप में बदलता है? तो चलिए देखते हैं। बालक, पुस्तक, दीवार या दाल। तो आंसर हो जाएगा हमारा बालक। बालक शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन रूप में बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे को प्रकृति से दूर रखा जाता है, वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? रेखांकित अंश कौन सा है हमारा? बच्चे को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब बच्चे को प्रकृति से दूर रखा जाता है, वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो विभक्ति चिन्ह है इनको आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके आप इन ऐसे क्वेश्चनों के आंसर दे पाओगे। जब बच्चे को यानी कर्ता ने कर्म को, किसको प्रकृति से दूर रखा जा रहा है? यहाँ पे बच्चे को। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम कलम से लिखता है, इस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त और कौन सा कारक है? कर्म कारक, अपादान कारक, करण कारक या संबंध कारक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम कलम से लिखता है, इस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त और कौन सा कारक है? यानी राम क्या हुआ हमारा? कर्ता, और कलम से लिख का से रहा है? कलम से, यानी कलम से इसमें कौन सा कारक है? करण कारक। किससे लिख रहा है? कलम से। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, इसमें कर्ता के अतिरिक्त करण कारक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? जी हाँ, आपको बताना है कि वहाँ कौन सा क्रम है जिसमें अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है। छत पर खेलो, पिताजी कार्यालय में है, अलमारी में कपड़े रखे हैं, या सुधीर का पैर है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। यहाँ सुधीर का पैर है, इसमें अधिकरण कारक का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर संबंध कारक को दर्शा रहा है। यहाँ सुधीर का पैर है, यानी संबंध का की के रारी रे, यानी का आ रहा है, यानी संबंध का निशान यहाँ पर आ रहा है। बाकी अलमारी में कपड़े रखे हैं, किस में रखे हैं? अलमारी में। पिताजी कार्यालय में है, पिताजी कहाँ पर है? कार्यालय में है। छत पर खेलो, किस पर खेलो? छत पर खेलो, यानी अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है अधिकरण में पर, दोनों यहाँ पर चिन्ह होते हैं। तो ये जो तीनों ऑप्शन है इनमें हमारे अधिकरण कारक के चिन्ह आ रहे हैं। बाकी यहाँ सुधीर का पैर है, इसमें अधिकरण कारक का कोई चिन्ह नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कारक के कितने भेद होते हैं। तो चलिए देखते हैं, 7, 8, 9 या 10। तो कारक के भेद हो जाएंगे हमारे 8 भेद। कितने हो जाएंगे? 8 भेद, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि वहाँ कौन सा शब्द है जिसमें 2 से अधिक उपसर्ग है। अव्यवस्था, निर्नुशासिकता, अपादान या निसंकोच। तो आंसर हो जाएगा हमारा अव्यवस्था। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि अव्यवस्था में 2 से अधिक उपसर्ग है। कौन कौन से? अ, वी और औ, ये तीनों उपसर्ग इसमें है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा अव्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि वह कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। विवाद, विमल, विभा या विश्व। तो आंसर हो जाएगा हमारा विश्व। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि विश्व क्या है? एक स्वतंत्र शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सरल सा आंसर है इसका, अनु, अन, अनुस या अनस। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, अनु। अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वहाँ शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। आध्यात्मिक, लुभावना या बुढ़ापा, लुटेरा। तो आंसर हो जाएगा हमारा आध्यात्मिक, क्योंकि आध्यात्मिक में क्या? अधि उपसर्ग है और एक क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा आध्यात्मिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नांकित शब्दों में से अति उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि वहाँ कौन सा शब्द है जो अति उपसर्ग से निर्मित नहीं है। अतिव, अतीन्द्रिय, अत्युक्ति या अतिथि। तो आंसर हो जाएगा हमारा अतिथि। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अतिथि क्या है, एक स्वतंत्र शब्द है। बाकी अतिव, अतीन्द्रिय, अत्युक्ति, इनमें सभी में अति उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्ययों के प्रयोग से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विकल्प छांटिए। नए प्रत्ययों का निर्माण होता है। प्रत्ययों के प्रयोग से क्या होता है, नए प्रत्ययों का निर्माण होता है। शब्दों के अर्थ में परिवर्तन नहीं होते हैं, अर्थ को नया रूप मिलता है, नए शब्दों का निर्माण होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, प्रत्ययों के प्रयोग से नए शब्दों का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से तद्धित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है कि वहाँ कौन सा शब्द है जो तद्धित प्रत्यय वाला है। तो चलिए देखते हैं, बुराई, सिलाई, लड़ाई या कटाई। तो आंसर हो जाएगा हमारा बुराई। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो बुराई में क्या, बुरा क्या है, मूल शब्द है, और आई इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए बुराई तद्धित प्रत्यय वाला शब्द होगा। तो ये थे हमारे 50 प्रश्न STET PRT के, जो यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि जो आज का वीडियो है वो आपको कितना हेल्पफुल रहा और कैसा आपको लगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।